सादर प्रणाम। हर हर महादेव। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप सपरिवार कुशल मंगल पूर्वक होंगे। एक निवेदन है आप सभी से कि लाइव की लिंक शेयर कर दें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। 8-10 मिनट विलम्ब हुआ है लाइव आने में 8-10 मिनट विलम्ब हुआ है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अरुण भाई, शहीदुल भाई, आकाश कुमार, अभय, अजीत सिंह, अभय मिश्रा, हरतोष मिश्रा, सनत त्रिपाठी, दीपक भारद्वाज, शैलेन जी, हरदीप जी, अजीत सिंह सिकरवार, करुणेश बाबा, प्रतिमा यादव, अमित तिवारी, चंद्रशेखर मऊ शैलेंद्र कुमार पांडे, हर हर महादेव, अखिलेश त्रिपाठी, पांडे एसके, नमस्कार भैया। अनावश्यक आवाज इसलिए आ रही है कि वो फैन चल रहा है भैया, एसी नहीं लगा है हमारे इसमें जहाँ बैठ के लाइव कर रहे हैं, तो उतना तो आवाज आएगी। अगर बहुत डिस्टर्ब हो रहा हो तो कहिए फैन धीमा करें या बंद करें, जैसा आप लोग कहिए। अमित प्रताप सिंह राठौर, बहुत पुराने साथी। सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। महत्वपूर्ण बात है, बहुत ज़रूरी बात है और हम सोचते हैं कि सभी तक पहुँचे। ज्ञान प्रकाश भैया, डॉक्टर मनीष सिंह जी, रश्मि सिंह, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, पाठक जी जैसे, जय श्री राम भैया, जय राम जी की। सुभाष त्रिपाठी कह रहे हैं ज़्यादा लाइव करते हैं आप, तो ये हमारी लाइव जो है अपने मन से होती नहीं है। जब दबाव होता है चारों तरफ से सभी का, तभी लाइव होती है। मोनू तिवारी, ज्ञान प्रकाश मिश्रा, हमें उम्मीद है कि आप लोग पूरी तैयारी से होंगे। यज्ञेश पांडे, पूरी तैयारी से होंगे हमें घंटे 2 घंटे झेलने के लिए, और हम भी पूरा। दद्दू, नरेंद्र सिंह राजपूत, दद्दू आपको दद्दू कहते हैं हम, सब लोग समझ न पाए दद्दू, इसलिए हमने उनका नाम लिया। दद्दू को हमारा सादर प्रणाम पहुँचे। आपका आशीर्वाद पूरे बीएड टेट 2011 पर बना रहे। अब हम सोचते हैं शुरुआत की जाए। सबसे पहले हर हर महादेव के साथ शुरुआत हम करेंगे 25 फरवरी की सुनवाई से। 25 फरवरी की सुनवाई से शुरुआत करेंगे। व्हाट्सएप मैसेज अगर आप कर देते तो हम देख लेते। अगर आप व्हाट्सएप मैसेज कर देते तो हम देख लेते। अब फोन उठ तो
शुरुआत 25 फरवरी की सुनवाई से ही करते हैं। ज़्यादा हमको लगता है कि 10 दिसंबर के बाद हर मुद्दे पे बहुत विस्तार से लाइव हुई है। एक 25 की डेट छूटी थी जिस पे कोई लाइव नहीं हुई थी हमारी, तो वहीं से लाइव की शुरुआत करते हैं। और उसमें जो उस सुनवाई के बुलेट पॉइंट हैं, हम उन्हीं पे चर्चा पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले बात हुई कि वर्ष 2023 के बाद जो ऑब्जेक्शन आया आपकी अपोजिट पार्टी की तरफ से, यानी एएसजी की तरफ से या सरकार की तरफ से, कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है कि साल 2023 के बाद बीएड वाले बहुत गहराई से सुनिएगा और समझिएगा, तभी सारी बातें समझ में आएगी। बहुत ध्यानपूर्वक एक एक शब्द सुनिएगा, ऐसा मेरा निवेदन है आप सभी से। एक ऑब्जेक्शन आया कि 2023 के बाद जो है बीएड वाले, क्या आवाज़ नहीं जा रही भैया चंद्रशेखर? हेलो, हाँ आवाज़ नहीं जा रही है, कृपया उत्तर दे के बताएं भाई। हमको तत्काल कोई उत्तर दीजिए कि आवाज़ पहुंच रही है कि नहीं। ठीक आ रही है, एक बार बता दीजिए प्रॉपर तरीके से आवाज़। हाँ ठीक है, हम कमेंट सेक्शन हटा दे रहे हैं। तो सरकार की तरफ से ऑब्जेक्शन हुआ कि 2023 के माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद बीएड वाले प्राथमिक में शिक्षक बनने की अर्हता नहीं रखते हैं। तो माननीय न्यायाधीश द्वय ने कहा कि वो हमारा ही आदेश है, हम उसको मॉडिफाई कर देंगे। 25 फरवरी के बुलेट पॉइंट्स की बात मैं कर रहा हूँ, उसको हम संशोधित कर देंगे, आप करिए। दूसरा, फिर उन्होंने कहा कि लाखों बीटीसी अभ्यर्थी हैं। इसी के साथ उन्होंने एक चीज़ और जोड़ी कि हम आरटी एक्ट से बाउंड हैं। सरकार ने कहा, एएसजी मैम ने कहा कि आरटी एक्ट के अनुसार हमें बच्चों के कल्याण के लिए सुयोग्य शिक्षकों की आवश्यकता है। और ये पॉइंट उन्होंने कोरिलेट किया कि लाखों बीटीसी पास अभ्यर्थी हैं और बीएड वाले जो है 2023 के फैसले के बाद एलिजिबल नहीं है 1 से 5 तक के लिए। तो कोर्ट माननीय न्यायाधीश द्वय ने कहा कि ये हमारा ही फैसला है, हम इसको मॉडिफाई कर देंगे, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अब योग्य शिक्षकों की बात करके और आरटी एक्ट की बात करके हम चाहते हैं कि हम योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करें, तो कहीं ना कहीं चाहे अनचाहे में ये एसजी मैम द्वारा जो बोला गया ये हमारे फेवर में गया। और जो उन्होंने कहा कि हम उस आदेश को मॉडिफाई कर देंगे, सही कर देंगे, जिससे बीएड वाले नहीं जा सकते हैं, तो ये बात क्लियर हो गई। इसको पहला बुलेट पॉइंट नोट करिए दिमाग में। फिर एसजी मैम ने कहा कि ये भर्ती आपके आदेश के अनुसार पूर्ण की जा चुकी है। फिर उन्होंने कहा कि अब देखिएगा, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। उन्होंने कहा कि जो सीट बची हुई है उसका ब्यौरा हमने दे दिया है। ये एसजी मैम ने कहा 25 तारीख की सुनवाई में, जो सीट बची हुई है उसका ब्यौरा मैंने दे दिया है। और एक एडिशनल चीज़ मैं इसमें मेंशन करना चाहती हूँ मिलाट, कि हम कंटेम्प्ट को ध्यान में रखते हुए, कंटेम्प्ट को ध्यान में रखकर सॉल्यूशन निकालने की या समाधान निकालने की कोशिश कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। ये लाइन इंडिकेट करती है कि जो बची सीटें हैं उनका ब्यौरा मैंने दे दिया है। और एक एडिशनल चीज हम इसमें मेंशन करना चाहते हैं। ब्यौरा देने के बाद क्या एडिशनल मेंशन कर रहे हैं कि
कंटेम्प्ट को ध्यान में रखते हुए हम सलूशन निकालने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब हम कर क्या सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि चूंकि कंटेम्प्ट पटिशन है इसलिए हम इसका सलूशन निकाल सकते हैं कंटेम्प्ट को ध्यान रख करके, साथ साथ जो बची हुई सीटें हैं। यहाँ एक बात तय हो जाती है, सबकी अपनी अपनी एनालिसिस होती है, सबका अपना अपना ऑब्जर्वेशन होता है। यहाँ से इस पॉइंट से फिर से मैं कह रहा हूँ, दोहरा रहा हूँ, सुनिए कि विलाट मैंने सीटों का ब्यौरा दे दिया है, लेकिन एक एडिशनल चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहती हूँ कि कंटेम्प्ट को ध्यान में रखते हुए हम इसका समाधान निकालने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब कर सकते हैं का मतलब ऐसा हम कर सकते हैं का मतलब इसको शुड को कन्वर्ट कर लीजिए मस्ट में। तो ये पॉइंट जो है ये बताता है कि सीधे सीधे 72,825 2.0 होने जा रही है। पता नहीं आप इसको समझ पा रहे हैं मेरे इस पॉइंट को या नहीं समझ पा रहे हैं। कंटेम्प्ट को ध्यान में रखते हुए हम इसका समाधान करने की कोशिश, निकालने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ से ये चीज़ क्लियर है कि 2.0 स्टार्ट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब एक पॉइंट और, ये सब मैं 25 की सुनवाई की बात कर रहा हूँ। दरअसल चीज़ें जब तक एकदम, अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, और मैं सोचूंगा कि विश्वास भी करिएगा कि जब मैं अभी तक 25 की सुनवाई पे मैंने लाइव नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? उस दिन तो बात ही ऐसी थी कि थोड़ा भावुक था, इसलिए नहीं किया। लेकिन अब जब मैं लाइव कर रहा हूँ 25 की फरवरी पे, इसके पहले मैंने लाइव नहीं किया था, अब जब मैं लाइव कर रहा हूँ 25 फरवरी पे, तो मेरे पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है। और बस ये है कि मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ जो वहाँ पर हुआ है। लेकिन इतना भरोसा मुझ पे ज़रूर रखिएगा कि जो कोर्ट की कार्यवाही होती है उसमें कोई मैनिपुलेशन मैं करता नहीं हूँ। जो शब्द होते हैं मैं सोचता हूँ कि शब्दशः के में से ये सर्वनाम वगैरह छोड़ करके बाकी जो है जैसे ही कोर्ट की कार्यवाही हुई है वैसे आप तक पहुँचाऊँ, ये मेरा उद्देश्य रहता है। तो मैं कम से कम ये अपेक्षा रखता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ वो ये आप समझने की कोशिश करेंगे कि मेरे शब्द नहीं हैं, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के शब्द हैं, जिनको मैं अपने भाषा में उन्हीं शब्दों में भाषा बदल करके मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। उसी 25 फरवरी की सुनवाई को एक बात और कही गई माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा। कोर्ट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इनकी माने 16,478 की आवाज़ नहीं सुनी गई। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। कोर्ट ने 25 फरवरी की सुनवाई में कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, अनफॉर्चुनेटली 16,478 की आवाज़ नहीं सुनी गई। न स्टेट ने सुना, न अदालत ने सुना पिछले 14 साल से, 10 साल से। ये 10 साल शब्द मेरा है, कोर्ट का नहीं है। न स्टेट ने सुना, न हमने सुना का मतलब कि न्यायालय ने सुना। और सुनवाई के दौरान उन्होंने ये भी कहा कि गलती दोनों से हुई है। गलती दोनों से हुई है का क्या मतलब है कि गलती स्टेट से भी हुई है और गलती इस इंस्टीट्यूशन से हुई है, सर्वोच्च इंस्टीट्यूशन से भी हुई है। ये बात छिपी नहीं है, हो सकता है आप लोग जानते भी हों। तो ये 4-5 जो बुलेट पॉइंट मैंने बताए, अब इन पे जरा लाइव फिर से सुन लीजिएगा, विचार करिएगा। पुरानी बातें तो मैं कितनी कह ही चुका हूँ। तो ये 4-5 बुलेट पॉइंट जो हैं। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और मैं मेंशन करूँगा कि कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये भी कहा था कि आप इनको दे दीजिए, इनको आप सीनियरिटी मत दीजिए, इनको आप एरियर मत दीजिए,
इनको आप इंक्रीमेंट मत दीजिए, इनको आप सिर्फ ज्वाइनिंग दे दीजिए आज की तारीख से, जिस ज़िले में मर्जी कहे उस ज़िले में भेज दीजिए। तो इस छः सात बातें मैंने एज ए बुलेट पॉइंट मैंने आपको बताया। जब आप इसको फिर से दोबारा लाइव का शुरुआती हिस्सा आप सुनिएगा तो समझ पाइएगा कि न्यायालय की दिशा क्या है, इस देश की सर्वोच्च अदालत की दिशा क्या है। दूसरी बात, अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि और उसी दिन ये भी कहा गया कि आप जाइए और चीफ सेक्रेटरी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके इस मैटर का सॉल्यूशन समाधान लेके आइए, प्रॉब्लम लेके मत आइए। और प्रॉब्लम जो आपको प्रॉब्लम समझ में आती हो वो हमें बताइए, उस प्रॉब्लम को हम दूर कर देंगे और आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। तो आप सोचिए इन चीज़ों को। अच्छा, अब बात आती है क्राइटेरिया की। क्राइटेरिया को लेकर के तमाम सारी विसंगतियां फैला करके लोग लड़ रहे हैं। क्राइटेरिया हमारी विषय वस्तु है ही नहीं। क्राइटेरिया कोर्ट ने तय किया है। क्राइटेरिया माननीय उच्चतम न्यायालय के हिसाब से होगा। जो चीज़ हमारे गला फाड़ने से भी जरा सी भी परिवर्तित नहीं होगी, उसको लेकर के हम विवाद क्यों करें। अर्लियर क्राइटेरिया जो फिक्स किया गया है कोर्ट द्वारा, या उनको और दया भाव जग जाए मान लीजिए, तो हमने देखा 7 दिसंबर को कि 1100 लोगों को हाथ उठा करके नौकरी दे दी गई। तब कौन सा क्राइटेरिया था? कोई क्राइटेरिया नहीं था। तो देश की सर्वोच्च अदालत में मैंने देखा है कि 1000, 500, 2000, चाहे जिस भर्ती में देख लीजिए, 72,000 में, अभी 69,000 में, अभी जूनियर भर्ती 29,334 में, अभी 12,460 में। ये 1000, 2000 की बात जो है देश की सर्वोच्च अदालत में यूं ही तय हो जाती है 10-5 मिनट में। उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हमारे आपके लिए हमारी ज़िंदगी है, ठीक है, लेकिन उनके लिए 1000-2000 शिक्षक और बढ़ जाना, जहां अभी लाखों शिक्षकों की कमी है, बहुत सहज है, बहुत सहज सी बात है ये। तो हमको लगता है कि क्राइटेरिया पर हम लोगों की चर्चा, जो क्राइटेरिया तय हुआ है उसके हिसाब से लिस्ट बनी है 16,478 की, और वो फॉर्मेट में मेंशन है। उसको चाह करके भी जितनी टीमें हैं, हमको भी उसमें जोड़ लीजिए, कौन उसमें कुछ बदल सकता है? वो ऑन रिकॉर्ड है। तो क्राइटेरिया पर विवाद का क्या मतलब है? अभी जो 16,478 की लिस्ट बनी है, उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर पाएं और वो कैसे जो है विद्यालय की तरफ पहुंचे। विषय ये होना चाहिए, ना कि विषय जो है क्राइटेरिया का विवाद होना चाहिए। तो क्राइटेरिया का विवाद बिल्कुल हमारी समझ से परे है। हमारा जहां तक मानना है कि क्राइटेरिया को एकदम सभी टीमों द्वारा छोड़ देना चाहिए। ऐसा मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ, क्योंकि जितना आप इस विषय को उठाएंगे उतना आप लोग विवाद में पड़ेंगे और उस विवाद से समाधान नाम की कोई चीज़ निकलेगी नहीं। क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है ये पूरा मामला क्राइटेरिया का माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हाथ में है, न हमारे हाथ में, न आपके हाथ में। और जो हमारे आपके हाथ में नहीं है, उस पर बहस करके, उस पर विवाद करके, ऊर्जा बर्बाद करके, समय जाया करके हम अच्छा नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि क्राइटेरिया के विवाद को छोड़िए। 16,478 की बात मैं कर रहा हूँ और किसी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। केवल 16,478 में जो कभी कभी क्राइटेरिया का विवाद उठाता है, उस चीज को लेकर के मैं कह रहा हूँ। अब एक बात और आपको स्मरण दिलाऊं। एक सुनवाई होती है, उसमें माननीय न्यायमूर्ति महोदय कहते हैं कि तय कर लीजिए 1 या 2 या 3 लोग बोलिए। याद होगा आपको, सभी को याद होगा। मैं दोहरा रहा हूं इन चीज़ों को।
1 या 2 या 3 लोग बोलिए, तय कर लीजिए। फिर उसके बाद एक अगली सुनवाई होती है, तो वो कहते हैं माननीय न्यायमूर्ति महोदय कि 16,478 का अगर आप लोग भला चाह रहे हैं तो सिंगल वॉइस या वन वॉइस में बोलिए। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, सिंगल वॉइस। ऐसे ही यहाँ रोक रहे हैं। जब हम हाई कोर्ट से मुकदमा जीत गए डिवीजन बेंच से, तो हमारा दिल्ली जाना हुआ। धरने से हम पहले इलाहाबाद गए। नोटिस जब डायरी नंबर शो कर दिया SLP 1874 यानी सिविल अपील 4347 का, तो दिल्ली निकलना था। तो हमको वरिष्ठ अधिवक्ताओं से मिलना था। तो पहले मैं गया वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक खरे से मिलने के लिए कि हम जा रहे हैं दिल्ली, हमको क्या करना चाहिए ये बता दीजिए। तो उन्होंने कहा क्या करना चाहिए ये बाद में जानिएगा, क्या नहीं करना चाहिए। ये मैं वरिष्ठ अधिवक्ता खरे साहब का शब्द बता रहा हूँ कि किस वकील को नहीं करना है। तो एक अधिवक्ता का उन्होंने नाम बताया कि इनको मत कीजिएगा किसी भी दशा में, चाहे कोई भी कहे। तो हमने पूछा, ऐसे मैं उनको ससम्मान बाबूजी बोलता हूँ, तो हमने पूछा उनसे कि क्यों। तो उन्होंने जो कारण बताया, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, न तो अधिवक्ता का। उन्होंने कहा कि उनके एक एक्स चीफ मिनिस्टर से बहुत अच्छे बड़े अच्छे रिलेशन हैं, और ये जो है आपके लिए बहुत हार्मफुल या डेंजरस हो सकता है। इसलिए पहले तो ये जान लीजिए कि इनको नहीं करना है। अब न मैं एक्स चीफ मिनिस्टर का नाम ले रहा हूँ और न मैं उन अधिवक्ता का नाम ले रहा हूँ। फिर उन्होंने बताया कि और लोगों को करिएगा, लेकिन साथ में एक PP राव को जरूर रखिएगा। इसका जिक्र मैंने इसलिए यहाँ किया कि और वैसे भी कंपटीशन है। कंपटीशन में भी लोग कहते हैं कि कंपटीशन में क्या पढ़ना है, इससे ज़रूरी ये जान लीजिए पहले क्या नहीं पढ़ना है। तो ऐसे इसमें भी समझिए, जो आपका प्रकरण चल रहा है ये BEd 2011 का, इसमें पहले क्या करना है इससे ज़्यादा ज़रूरी ये जान लेना है कि क्या नहीं करना है। तो कोर्ट ने कहा था कि एक सुनवाई में कहा कि 1, 2 या 3 लोग बोलिए, तो चौथे लोग को नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन इसका प्रयास किसी ने नहीं किया, जिसकी जैसे मर्जी वैसे घुसे। फिर माननीय न्यायालय ने उसमें यह भी कहा था कि इरिटेट होते हुए पार्ट रिलीज कर देंगे, ये कहा गया था। खैर, अगली डेट पे माननीय न्यायालय ने उस चीज़ को और सख्त तरीके से कहा कि 16,478 या मतलब 16,000 का अगर आप भला चाह रहे हैं तो सिंगल वॉइस या वन वॉइस में बोलिए। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे मर्मरिंग नहीं होनी चाहिए जो एक साथ सब बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए उस पर तभी बाद में आएंगे। फिर अगली सुनवाई आई। अब 1-2 सुनवाई मैंने बताई, तीसरी जाइए। उन्होंने कहा हमारे पक्ष को, मतलब आपके पक्ष को, 16,000 के पक्ष को, कि आपका हो चुका स्टॉप। अब आपको जो बोलना था आप बोल चुके, अब 1 to 1 हमारी और सरकार की बात होगी, आप चुप रहेंगे, ये कहा गया है। वही जो है मैंने कहा था वही कि जब 25 को ACS साहब आ रहे हैं, तो 23 फरवरी को मैंने पोस्ट लिखी थी कि जब 2 बड़े लोग, एक सर्वोच्च न्यायपालिका और दूसरा प्रदेश की कार्यपालिका के प्रमुख आदरणीय मुख्यमंत्री, यहाँ तक बात जा पहुँची है, तो हमें बीच में बोलना नहीं चाहिए। तो मैं तीनों स्टेप पे ये कह रहा हूँ कि हमको करना ये चाहिए कि अब तो हमको कम से कम चुप ही रहना चाहिए। तो न बोलना मेरा ज़्यादा हितकर है बोलने से। उन्होंने कह दिया कि हमारी और सरकार की बात होगी, और वो CS को बुला भी रहे थे जो है, लेकिन SG मैम के बार बार रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने फिर उनको एडिशनल चीफ ACS साहब को बुलाया। खैर, तो इस बात को याद रखिएगा कि सिंगल वाइज या वन वाइज
अगर आप 16,000 का भला चाहते हैं, ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये कोर्ट के शब्द हैं, इनको नोट कर लीजिएगा और डबल इन्वर्टेड कामों में कर लीजिएगा। गूगल फार्म की बात आई। गूगल फार्म पे बड़ा साफ साफ माननीय न्यायाधीश दो ने कहा कि हम इसको सेकंड फेज में देखेंगे। साफ साफ कहा है कि सेकंड फेज में देखेंगे। अब जनरली आप लोग वहाँ पे आप ही के और ख़ास करके चयनित के वकील जा कर के वहाँ पे गूगल फार्म की बात कर रहे हैं। तो और जब कह रहे हैं तो माननीय न्यायालय ने कह दिया नहीं, इसमें कहने का मतलब ये है, समझने की कोशिश करिए कि हमारा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, हम इसको सेकंड फेज में देखेंगे। फिलहाल जो बात होगी वो 16,000 की होगी, एकदम क्लियर कट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये सच्चाई किसी को अच्छी लगे तो अच्छी लगे, बुरी लगे तो बुरी लगे, मेरे शब्द नहीं है। और थोड़ा सा पूरे प्रकरण की तरफ चले तो डे 1 से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। डे 1 का मतलब जहाँ से मामला एकदम गंभीर स्थिति में आया है। 10 दिसंबर की डेट लगी, 11 दिसंबर, 16 दिसंबर, 19 दिसंबर, 22 जनवरी, 29 जनवरी, 10 फरवरी, 25 फरवरी, 27 फरवरी, 27 फरवरी, 25 फरवरी की तो हमने बात कर ली। 27 फरवरी पे आइए। 27 फरवरी को उसमें एक आर्डर में आया है जिक्र सिविल अपील 4347, 4375, 2014 में जो लोग थे, ये आया है उस आर्डर में। 27 फरवरी की सुनवाई में एक और चीज आई कि 12-14 लोगों के नाम गए माननीय उच्चतम न्यायालय में, और उन पे एलिगेशंस थे थ्रेट करने के लिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हम इसको ऑन रिकॉर्ड लेते हैं, बट इनका नाम नहीं ओपन करेंगे और कोई एक्शन नहीं लेंगे। खैर वो पूरा आईए वायरल हो गया, लिस्ट वायरल हो गई, उसमें हम भी थे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे ये भी कहा कि अगर इस प्रकार से दोबारा ये लोग करेंगे तो कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम एक्शन लेंगे। तो अब इस पे क्या कहें हम, इस पे हम कोई टिप्पणी क्या करें। इतना होने के बाद भी अगर 16,004 गया, ठीक है, आइए माननीय उच्चतम न्यायालय के मना करने के बाद कि हम नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, आइए इंटरलॉकटरी एप्लीकेशन है जो है जिसमें पूरी डिटेल थी उसको भी वायरल कर दिया गया और लिस्ट भी वायरल कर दी गई। तो कम से कम माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का तो सम्मान करना ही चाहिए था। ठीक, वायरल हो गया तो हमको भी पता लगा कि हमारा भी नाम है और थ्रेट करने के लिए चेतावनी भी मिली है इन 12-14 लोगों को। लेकिन हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं है इससे। इतना होने के बाद भी अगर 16,478 परिवार जो है हम सफ़र बन जाते हैं आगे की ज़िंदगी में, तो हृदय पे हाथ रख के कह रहा हूँ कि इससे कोई तकलीफ नहीं है। उसी दिन एक चीज़ क्राइटेरिया की बात जब लेकर के आप लोग डिस्कस करते हैं तो उसी दिन माननीय न्यायमूर्ति द्वय ने कहा था कि हम इसको 360 डिग्री एग्जामिन करेंगे, 360 डिग्री एग्जामिन करेंगे। तो ये सब बातें जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हो रही हैं तो हमको आपको आपस में जूतम पैजार करने की क्या ज़रूरत है, ये मुझे नहीं समझ में आता है। गुरुकुल भोजनालय में सब एक साथ बैठ के खाना खाएंगे, नागौरी के यहाँ एक साथ चाय पिएंगे पहाड़गंज में, और वहाँ दिल्ली की आबो हवा गजब की है कि वहाँ पहुँचने पे सब एक हो जाते हैं। और जैसे दिल्ली की आबो हवा से निकल के उत्तर प्रदेश की सरजमी पे कदम रखते हैं, यहाँ आबो हवा दूसरी हो जाती है।
और इसका खामियाजा कौन भुगतता है? 16,478 परिवार तनाव में आ जाते हैं। अब 25 फरवरी के थोड़ा पहले जाइए, 23-24 फरवरी में क्या यूनिटी थी, और 25 फरवरी को हुआ भी अदालत में यही कि विकास सिंह के अलावा कोई बोला नहीं। बाद में वही जो गूगल फार्म की बात हुई, एक वो उसको छोड़ दीजिए, तो कोई और नहीं बोला, केवल आदरणीय विकास सिंह जी ही बोले। ज़्यादा हाय तौबा नहीं मची। 23-24 की मशक्क़त के बाद 25 का परिणाम निकला था, और 25 को ही आपको ये रिजल्ट मिला था कि माननीय मुख्य सचिव और माननीय मुख्यमंत्री से जाइए, आप डिस्कस करके आइए। तो ना बोलने का परिणाम मिला। लेकिन ये बीच में जो गूगल फार्म आ गया, जिसको उन्होंने साफ साफ कहा भी माननीय न्यायमूर्ति ने कि हम इसको सेकंड फेज में देखेंगे। अभी फिलहाल जो बात हो रही है वो 16,000 की बात हो रही है, साफ साफ कह भी दिया। फिर भी लोग आए, उसका एक्सप्लेनेशन किए। तो कह रहा था कि एक ही साथ वहाँ ये होता पहले भी था, शिक्षा मित्र के नेता भी हमारे साथ बैठ के एक साथ चाय पीते थे हम लोग, लेकिन होता तो तब भी ये था। तो लेकिन ये 72,000 में कम से कम ये नहीं होता था। हमारी देखिएगा आप पोस्ट 25 मार्च 14 तक तो हम सोशल मीडिया पे नहीं थे, 11 से 14 तक। जून 14 में संभवतः हम सोशल मीडिया पे आए हैं। तो आप जा करके देखिएगा कि बहुत कम ऐसे अवसर आए होंगे अपवाद स्वरूप जब हम कभी कुछ ऐसा लिखे होंगे। खंगाल लीजिएगा पूरी आईडी मेरी, जैसा कि आजकल हो रहा है पिछले 1-2 महीने से, ऐसा हुआ नहीं है कभी। तो हम कहना ये चाह रहे हैं गूगल फार्म का जिक्र करते हुए कि दरवाजा बड़ा मजबूत है, लेकिन उसको तोड़ने वाली शक्ति इतनी प्रबल है कि वो बहुत आसानी से टूट जाएगा। जो बहुत जटिलता से टूटते हुए दिख रहा है, वो बहुत आसानी से टूट जाएगा। और उसके लिए उच्च गुणवत्ता की हथौड़े, गैस कटर इत्यादि सब की व्यवस्था हो चुकी है। अब केवल कटना बाकी है। तो जो पहले से लाइन में हैं, अब उनको धकिया करके कोई कैसे उसमें घुस जाएगा? तो थोड़ा तसल्ली रखिए। पहले 16,478 आपसे पहले हैं। जबरदस्ती अब 3 लिस्टें आती हैं, एक वो आती है, एक गूगल फार्म की आती है, एक कंबाइंड की आती है। ऐसा कुछ तो माननीय न्यायालय ने कभी कहा ही नहीं है। अब ये कहाँ की उपज है, मैं इस पर जाना नहीं चाहूँगा, ना मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। आज हमारे लाइव का आशय सुनवाई में कुल 10 दिन बचे हुए हैं। सुनवाई में कुल महज 10 दिन बचे हुए हैं, और जिस तरीके से लड़ाई चल रही है, कभी कभी मैं देखता हूं तो हमको लगता है कि इन लोगों को तो, ये जो रणनीतिकार हैं, इनको तो ईरान, इजराइल और अमेरिका की लड़ाई का रणनीतिकार होते तो अब तक रफा दफा कर दिए होते, युद्ध खत्म हो गया होता, किसी न किसी अंजाम तक पहुंच गया होता, जिस तरीके की रणनीतियां बनती हैं। तो ये चीज जो है कहीं से सूट नहीं कर रही है हमको, इसलिए ये कहना जरूरी था। अच्छा ठीक है, हमने 23 फरवरी से ही कहा कि जब 2 बड़े लोग बात कर रहे हों तो बीच में न बोलिए। और इस लाइन को अब तक हमने छोड़ी नहीं है, बड़ी मजबूती के साथ। जिस दिन से हमने लिखा उस दिन से मैं इस बात पे कायम हूं। और अब इसी दौरान मुख्यमंत्री से एक प्रतिनिधिमंडल मिलता है, और प्रतिनिधिमंडल मिलता है, उसमें प्रवीण नीलेश और मान बहादुर जी, अमित जी सब लखनऊ गए थे। मुख्यमंत्री से इन्होंने मुलाकात की। जैसा कि ये लोग बता रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमको तो अधिकारियों ने बताया ही नहीं है। अब मैं नहीं जानता हूं कि इसमें क्या सही है क्या गलत। मुख्यमंत्री जी से मिलना, अगर आपने उस लाइन को दरकिनार किया कि जब 2 बड़े लोग आपस में बात कर रहे हों, देश
की सबसे बड़ी अदालत की बात कार्यपालिका के सबसे बड़े व्यक्ति से चल रही हो, तो हम नहीं समझते हैं कि उसमें बीच में बोलना घुसना ठीक है, ज्ञापन देना ये सब, फिर भी चलिए ठीक है, मानते हैं आपने मुलाकात करने की कोशिश की, अच्छा किया। फिर जब बात सामने आई कि उन्होंने कहा कि हमको पता नहीं है, तो फिर एक ज्ञापन आता है सामने 1 पेज का। इस चीज को जब मिलना ही था तो ढंग से मिलना था, लोगों को बैठना था एक साथ। ये बम धमाके जैसी कोई चीज नहीं थी। अगर डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, लीडरशिप का क्या मतलब होता है, आप मैक्सिमम लोगों की सबसे पहले सुनिए और उनको सहन करने की, बर्दाश्त करने की क्षमता रखिए। तो अगर ये मौका मिला था तो बाकायदा एक फाइल बन के जानी थी, पन्ना नहीं जाना था, एक फाइल बन के जानी थी और रिप्रेजेंटेशन बनना था। और उसको एक अब मुझे डेट याद आ रही है, अगर ठीक डेट याद हो तो मैं 9 अक्टूबर 2017 को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था पंचम तल पे। उस समय मेरे साथ प्रवीण श्रीवास्तव थे और वो क्या नाम, रविंद्र दादरी थे, नवीन श्रीवास्तव थे, एक कोई और था, 5 लोग थे, चौथा नाम हमको याद नहीं आ रहा है। 9 अक्टूबर 2017 तारीख याद है मुझे। 10:30 से या 11 मिनट की मुलाकात थी। तो बताना शुरू किया जो है, तो सुनते माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमसे पूछा कि ये सारी शब्द मैं बता रहा हूँ, ये सारी बदमाशी कर कौन रहा है? तो मेरे मुंह से निकला संजय सिन्हा। मुख्यमंत्री महोदय के ठीक पीछे खड़े थे। मुख्यमंत्री महोदय ने ऐसे सिर किया, उन्होंने तुरंत डायरी में नाम नोट किया और उसके बाद कहना नहीं चाहिए आज संजय सिन्हा नहीं है और संजय सिन्हा का निधन हो चुका है, दिवंगत हो चुके हैं। ईश्वर जहां भी हों उनकी आत्मा को शांति दें। फिर संजय सिन्हा के खिलाफ जो एक्शन हुआ कि वो अपनी सेवा पूरी नहीं कर पाए, भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत उनकी जांच, उनके रिश्तेदारों की जांच, उनका सस्पेंशन, फिर बहाली उनकी, फिर पत्राचार कहाँ भेजा जाना निदेशक के पद से, फिर उनको वॉलंटरी रिटायरमेंट दे देना। ये 9 अक्टूबर 17 को सीधे उन्होंने नोट करवाया था। पूछा था माननीय मुख्यमंत्री ने कि ये बदमाशी कर कौन रहा है? मुंह से निकला संजय सिन्हा, और संजय सिन्हा अपना सेवा काल पूरा नहीं कर पाए। और कायदे से हुई जांच, हुई जम करके जांच हुई, जम के, इससे ज्यादा और क्या कार्रवाई हो सकती है कि आपको सेवा से बाहर कर दिया गया एक प्रकार से। खैर, ये चीज यहां भी हो सकती थी और बहुत तरीके से हो सकती थी। जब मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई तो बाकायदा एकदम तैयारी के साथ मुलाकात होनी चाहिए थी। एक 10 मिनट का मौका अगर मिलता, 10 मिनट में 10 साल की पूरी बात बताई जा सकती है। बाकायदा एक फाइल सौंपी जानी चाहिए थी उनको, जिसमें कोर्ट की बातें, जिसमें जो मैंने पीछे से कहा है कि ब्रेकअप चार्ट में इतनी सीटें खाली हैं और ये है, तमाम सारी बातें, मतलब अब मैं उनमें विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो 99% तक जा सकता था मामला, वो बहुत सीमित रह गया एक ज्ञापन से। मैं अगर किसी का मिलने का मन था, किसी ने व्यवस्था बनाई, तो मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आउटपुट आना था वो थोड़ा सा मतलब एक नैरो माइंडेड सोच के चलते उतना बढ़िया आउटपुट नहीं आ पाया। अगर इसको ब्रॉड लेवल पे सोच करके रणनीति बनाई गई होती तो हो सकता है कुछ न कुछ आउटपुट आता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया। तो ठीक है। वैसे भी हमारा एक अपना ओपिनियन है कि जब मामला सब जुडिस हो और देश की सबसे बड़ी अदालत में सब जुडिस हो, तो उसमें हम अपनी बात कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है उस पर नहीं जा रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि अगर देश की सबसे बड़ी अदालत में कोई मामला सब जुडिस हो तो बीच में जबरदस्ती की उठापटक की जाए। लेकिन ठीक है, मिलने की इच्छा थी, मिले, बात अपनी रखे जो रखे, ठीक है, लेकिन इसको एक मौका मिला था तो इसका भरपूर फायदा उठाया जाना चाहिए था।
लेकिन उस तरीके से उठाया नहीं जा सका फायदा, सबको साथ लेकर के बैठा हो। दरअसल क्या है कि 16,478 के एक भी सदस्य के खिलाफ आप अगर बोल रहे हैं, मेरी बात को गंभीरता पूर्वक समझिएगा, तो किसी और के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, आप खुद अपने खिलाफ बोल रहे हैं। एक प्रकार से जो है फिर वो है कि कालिदास जैसी स्थिति हो जाती है कि आप जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को काट रहे हैं, और वो किसी के भी खिलाफ बोल रहे हैं आप 16,478 में। कारण क्या है कि एक चौपाई है कि हित अनहित पशपक्षु जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। तो क्या आप जब 16,478 की बात चल रही है, अदालत भी देश की सबसे बड़ी अदालत माननीय उच्चतम न्यायालय 16,000 की बात न्यायाधीश द्वय कर रहे हैं, और आप उसके उलट इतर कुछ और बोल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है किसी और का विरोध नहीं कर रहे हैं आप उस 16,478 में आप खुद ही हैं, आप खुद अपना विरोध कर रहे हैं। तो फिर सबको साथ लेकर के बैठ जाने में कोई बुराई नहीं है। मुद्दा कोई भी हो, कोर्ट का हो, कहीं का हो, बैठ जाइए या एक साथ बात कर लीजिए। ना सब कोई बैठ पाइए तो टीम के जो लीडरान हैं, जो अगुवाकार हैं, वो आपस में बातचीत करके एक बढ़िया निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। एक अच्छी तैयारी हो सकती थी जो नहीं हो पाई। खैर, जो होता है वो अच्छा होता है। मेरा अपना मानना है कि सब जुडिस मामलों में अगर मुझे ये कहा जाए तो मैं ये नहीं मानता हूं कि मैं ऐसा करने जाऊंगा, लेकिन ठीक है, जो हुआ सो हुआ। और एक चीज और, लीडर का क्या मतलब होता है, लीडरशिप का क्या मतलब होता है। आप कोऑर्डिनेशन, सबसे बड़ी चीज है समन्वय, दूसरी चीज है सहनशीलता, तीसरी चीज है अपनापन, चौथी चीज है सहिष्णुता, धैर्य। तो ये आप देखिए, आप अपने अंदर झांकिए कि आप टीम लीडर हैं अगर, तो कोऑर्डिनेशन कितना है आपका, कोऑपरेशन कितना है आपका, कितना आपके अंदर सहनशीलता है, कितना अपनापन है लोगों के लिए, कितनी सहिष्णुता है लोगों के लिए आपके मन में, कितना धैर्य है। इन सब पैरामीटर्स पे आप भी अपने अंदर झांकिए, उसके बाद तय करिए कि लीडरशिप की कितने परसेंटेज क्वालिटी आप में है। ये बात मैं सबके लिए कह रहा हूं, किसी एक के लिए नहीं कह रहा हूं। और कभी कभी जो है मन बड़ा दुखी होता है। तमाम 500 ऑडियो हमारे पास कम से कम आए हैं, एक सैकड़ों की तादाद में फोटो, वीडियो, ऑडियो आए हैं। इसी में एक ऑडियो वायरल हुआ, कोई है जो मनोज मौर्य को और सुनील यादव को गाली दे रहा है, और इतने अभद्र तरीके से बोल रहा है, इन दोनों लोगों के लिए गालियां दे रहा है कि मुझे तो ताज्जुब होता है कि क्या ऐसे लोग भी शिक्षक बनने लायक हैं। दो चीजें होती हैं, एक होती है प्रकृति, आपकी नेचर जिसको कहते हैं, आपका नेचर कैसा है, आपकी प्रकृति कैसी है, और एक होता है स्वभाव। तो स्वभाव में तो परिवर्तन होते रहते हैं। संगति आपको अच्छी मिलेगी तो अच्छा स्वभाव हो जाएगा, संगति आपको खराब मिलेगी तो हो सकता है खराब स्वभाव में हो जाए आपका, या हो सकता है कि अच्छी खराब संगत दोनों का प्रभाव न पड़े, स्वभाव स्थिर रहे। लेकिन जो आपकी नेचर है, जो आपकी प्रकृति है, वो बदलती नहीं है। नीम की प्रकृति है कि कड़वी होगी तो वो कड़वी होगी, शहद की प्रकृति है मीठा होना तो वो मीठा होगा। अब चाहे उसको आप तांबे के बर्तन में रखिए, चाहे स्टील के बर्तन में रखिए, प्रकृति नहीं बदलेगी उसकी। नीम के तेल की प्रकृति नहीं बदलेगी चाहे जिस बर्तन में रख दीजिए, और शहद की प्रकृति नहीं बदलेगी चाहे जिस बर्तन में रख दीजिए। तो जब मैंने उस ऑडियो को सुना तो ये मुझे सोचने पे मजबूर करता है, जिस तरीके से मनोज मौर्य, सुनील यादव को गाली दी गई। अब कौन आदमी है वो, मैं उसको जान नहीं रहा हूँ, कौन है, कब, कहाँ से वो टीटी मोर्चे में आया और कहाँ का है, कैसे है। मुझे मैं पूरे दावे के साथ कहना चाह रहा हूं कि ये व्यक्ति कतई शिक्षक बनने लायक ही नहीं है। मनोज मौर्य की पत्नी पे जिस तरीके की टिप्पणी उस व्यक्ति ने की है, अरे तुम्हारी भैया, हम माफ करिएगा, आपकी हमारी
या आपकी या हमारी आपकी, कहीं से भी कोई भी लड़ाई, कोई भी स्ट्रगल, कोई भी संघर्ष चल रहा है तो हमारे बीच चल रहा है। हमारे घर की बहू, बेटियां, बहन, हमारा परिवार उसमें कहां से आ जाता है? बहू बेटी के ऊपर इस तरीके की टिप्पणी, उसके बाद तुम सोचते हो कि तुम शिक्षक बनने लायक हो। जो टिप्पणी की है उसका तो मैं जिक्र भी नहीं कर सकता हूं यहां पे। जिस तरीके की गाली, तो ठीक, मनोज मौर्य, सुनील यादव की गाली को तो अभी किनारे रख दीजिए, तो बहू बेटियों के ऊपर ऐसी टिप्पणी करोगे और तुम कहते हो मुझे शिक्षक बना दीजिए। तुम समाज में तो रहने लायक है ही नहीं हो, तुम शिक्षक बनने का सपना देख रहे हो। और मतलब बेशर्मी की बात तो यह कि तुम ऑडियो रिकॉर्ड करके उसको वायरल भी कर रहे हो, जिससे बात कर रहे हो। प्रवीण ने माफी वाली पोस्ट लिखी, यह चीज हमको ठीक लगी। तुम बहू बेटियों के ऊपर टिप्पणी करोगे। बहू बेटियों परिवार को बीच में लाओगे तुम। दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए किसी से कि किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी के परिवार को बीच में लाए। ऐसी टिप्पणी करी है कि उसका जिक्र ही नहीं किया जा सकता, और ऊपर से ऑडियो भी वायरल कर दिया, साजिशन रिकॉर्ड किया, साजिशन रिकॉर्ड करके साजिशन वायरल किया। यह व्यक्ति सोचता है कि हम शिक्षक बनने लायक हैं। जितने हमको सुन रहे हैं वो मनोज मौर्य, सुनील यादव की गाली को अभी मैं किनारे रख दे रहा हूं। जितने लोग सुन रहे हैं, तय करिए कि आदमी क्या बनने लायक है, ये समाज में रहने लायक भी है कि नहीं, जिस भाषा का इस्तेमाल इसने किया है। और इसके दुष्परिणाम होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रकृति जो है बहुत 24 कैरेट खरा न्याय करती है, वो क्रिस्टल क्लियर करती है। जस्टिस, एकदम जस्टिस होता है, न्याय होता है, वहां फैसले नहीं होते। प्रकृति जब निर्धारित करती है अंजाम, तो वहां फैसले और आदेश नहीं होते हैं, वहां प्योर जस्टिस होता है, न्याय होता है। वहां किसी को जो मर्जी वो गाली दोगे, किसी की बहू बेटी को, किसी के परिवार को बीच में खींच लाओगे। पहली बार हुआ है 15 साल में, पहली बार ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, इसलिए आज का लाइव करना पड़ा। ऐसी गालियां लिखी जा रही हैं, ऐसी टिप्पणियां हो रही हैं। उस ऑडियो को सुनने में शर्म आ रही है, बोलने की तो बात ही जाने दीजिए। माफ करने वाली बात नहीं है इस तरीके की बात। गलती या भूल की माफी होती है, साजिश की माफी नहीं होती है।
कि साजिशन तुम बोल रहे हो और उसको रिकॉर्ड कर रहे हो, फिर जो है वायरल कर रहे हो। क्या परवरिश है यार, कौन सी परवरिश पाए हो? एक दो मिनट लगेगा रिलैक्स होने में। चूंकि मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नेता तो हूं नहीं कि एक्टिंग आती है मुझे, मैं एक्टिंग कर लूंगा। जब क्रोध आता है तो आता है। तारीख फिर मैं एक बार दोहरा दे रहा हूं, चाहे जितनी चाहे जैसी भी हद की स्थिति से गुजरिएगा, कोई भी हो, जितने 16,478 या बीए टेट 2011 परिवार के जो भी सदस्य हों, भविष्य में ये ऑडियो वीडियो किसी की बहू बेटी परिवार माता पिता इन सबको बीच में ला करके ऐसा घिनौना कृत्य मत करिएगा। तो मैंने तो पहली बार जाना ही, जब मैं तो इस व्यक्ति को जानता ही नहीं हूं कि इसका क्या योगदान रहा है, कब ये कहां रहा है, किस संगठन में रहा है, क्या किया है इसने, क्या नहीं किया है। गाली भी दिया, गाली देने के बाद बहू बेटियों पर आ गया ये। अब ऐसा शब्द जिसे सुनने में शर्म लगती है, बोलने की तो बात ही जाने दीजिए। $16,478 हमारे लिए एक संख्या नहीं है, और 24 मार्च हमारे लिए तारीख नहीं है। पीछे भी बहुत तारीखें पड़ी हैं, वो तारीखों के रूप में नहीं दर्ज हैं, वो इतिहास के रूप में दर्ज हो चुकी हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात। इतिहास के रूप में दर्ज हुई हैं। 25 मार्च का ये इतिहास रहा है, 4 फरवरी का ये इतिहास रहा है। मैं आपको बताऊं, ये परिस्थितियां बहुत विषम देखी हैं मैंने। 16 जनवरी को सिंगल जज ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर अरुण टंडन के यहाँ से मैं मुकदमा हार गया। उसके बाद काउंसलिंग की डेट आई, शाम को मैं आर्डर के साथ मिलने गया खरे साहब से कि ये आर्डर आ गया है। जब अपलोड हुआ तो उन्होंने एक आर्डर हमको डिवीज़न बेंच का पकड़ा दिया। उन्होंने कहा कि इसको पढ़िए पहले, और जो है इसमें नॉन टेट को अलाउ कर दिया गया है, बिना टेट पास जो बीएड पास हैं वो भी दें। फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। मुझे याद है कि मैं दोनों आर्डर लेके निकला। उस दिन पूरे उत्तर प्रदेश में मेरे साथ कोई नहीं था। तमाम सारी भीड़ देखते होंगे आप, कहीं देखे होंगे इलाहाबाद में भीड़, कहीं देखे होंगे बर्लिंगटन का जाम, कहीं जंतर मंतर देखे होंगे। लेकिन जिस दिन मैं हारा था, यकीन करिएगा मेरा, मैं अकेले अशोक खरे साहब के यहाँ गया था और अकेले आ रहा था। और गाड़ी कौन सी थी मेरे पास? शायद कोई स्कूटर था। ये साल 2013, 16 जनवरी 2013 को यह आदेश हुआ था जब हम सिंगल जज के यहाँ से हारे थे। जब आप हारते हैं तो आपके साथ कोई नहीं होता है, और जब आप जीतते हैं तो आपके साथ पूरी दुनिया खड़ी होती है। आपकी चमक देखते हैं लोग, और चमक के पीछे का स्ट्रगल कोई देखता नहीं है कि आपने कितनी ठोकरें खाई हैं। मैं सोचते अकेले चला जा रहा था, मेरा मन नहीं माना। सोचिए
कि मैं सोचा कि अब खरे साहब ने हमको डिवीजन बेंच का जजमेंट पकड़ा दिया, ये लीजिए रवि प्रकाश वाला, इसको पढ़िए, अब ये कंट्राडिक्टरी हो गया है और हम 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहे हैं, आएंगे तो अपील पे बातचीत होगी। अब मैं सोच रहा हूँ कि चल के अब वो दिन था जब मैं अकेला था, कोई नहीं था मेरे साथ हारने के बाद। फिर जब 4 फरवरी को खरे साहब ने बहस की, जब स्टे हुआ, फिर तब मेरे साथ जो है लोग जुड़ना शुरू हुए। कट हुए लेकिन सत्य है। वो लेके जा रहा था मैं आदेश, सोच रहा था कि मैं कमरे पढ़ूंगा, जो मैं हार गया था और जो आया था डिवीजन बेंच का, लेकिन मन नहीं माना। ये यूनिवर्सिटी रोड से थोड़ा सा और आगे गया, लल्ला चुंगी के पहले एक इलाहाबाद वाले अगर सुन रहे होंगे तो जानते होंगे, वो जो हाल है यूनिवर्सिटी वाला, उसके थोड़ा आगे गए तो पीली लाइट जल रही थी खंभे में, हमने वहीं खड़ा कर दिया स्कूटर। अब स्कूटर पे ही मैं बैठ के रात को 10 बजे आर्डर पढ़ना शुरू कर दिया। 10 बजे से करीब मैंने 12 बजे तक दोनों आर्डर पढ़े, समझने की कोशिश की, पढ़ता रहा। तो ये हारने के बाद जो है जीतने के लिए एक जुनून होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए। और आज तो आप जिस स्थिति में, वहां तो बड़ी मजबूत स्थिति में हैं और आप बिखरते चले जा रहे हैं। 25 को आप 24 और 25 को आप कहाँ थे, और फिर 25 की शाम होते होते 26 और 27 को किस तरीके से बिखरे आप, और 27 के बाद आज तक कितना बिखरे। जब आप तो मेरे उस 16 जनवरी की कंडीशन से बहुत बेहतर कंडीशन में हैं। आपको तो एक मतलब 10 दिसंबर से जैसे एक अभेद्य सुरक्षा कवच मिला हुआ है प्रकृति का। उस कवच को जो भी तोड़ने का प्रयास कर रहा है, उसके लिए एक ही शब्द निकल रहा है, नो 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 नो। जो भी उसमें घुसने की कोशिश कर रहा है उस सुरक्षा कवच में, उसके लिए माननीय न्यायमूर्ति की तरफ से जो शब्द आ रहे हैं, नो 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 नो। मैं गलत बता रहा हूं तो बताइए। इसके अलावा जिसने भी उसमें घुसने की कोशिश की, जो उन्होंने कवच बना दिया है आप लोगों के लिए, उसको नो के अलावा कोई शब्द और मिला हो तो बताइए। किसने नो नहीं सुना इसमें? इतनी अच्छी कंडीशन में होने के बावजूद आप लोग इस तरह से बिखरे हुए हैं। बारह सदस्यीय 14 सदस्यीय टीम की बात करते हैं आप लोग। ये कोई हमने थोड़ो ना बनाई है 12 सदस्यीय टीम, और इसमें हमको कोई तकलीफ भी नहीं है, कोई कष्ट भी नहीं है। बहुत बढ़िया है, चला गया, जो भी हुआ ईश्वर की इच्छा से हुआ, महादेव की इच्छा से हुआ। फिर भी हृदय नहीं चीर करके दिखा सकते, हनुमान जी तो है नहीं। फिर भी सोच रहे हैं कि इतना नहीं, इससे कुछ पनिशमेंट भी मिल जाएगा। 16,478 हो रहा है, हो जाए तो भी हमें सुकून है। पीछे ले चल रहा हूं। फिर मैंने कहा कि ये 16,478 एक संख्या नहीं है, इसको मैं संख्या नहीं मान सकता हूं। आगामी 24 तारीख मार्च की ये तारीख नहीं है, इसको मैं तारीख नहीं मान रहा हूं। ये उम्मीदों का समंदर है 16,000 परिवारों के लिए। उम्मीदों का ऐसा समंदर का मतलब जो कभी सूखे ना। बात को गहराई से नोट करिएगा। जितने टीम के लीडरान हैं, वैसे सब तो हुक्मरान है, लेकिन हम लीडरान शब्द वो जो इंग्लिश होता है, वैसे उर्दू इंग्लिश मिक्स करके बोल रहे हैं। जो लीडरान है जिस भी टीम के, समझ लीजिएगा कि ये 24 मार्च तारीख नहीं है, ये भविष्य के लिए इतिहास साबित होगी। अगर आप लोग हमारे नज़रिए से चीज़ों को हम नहीं कहते हमारे नज़रिए से देखना शुरू कीजिए। हम जिस नज़रिए से देख रहे हैं उस नज़रिए से देखा जाए तो ये 24 मार्च की तारीख नहीं है। 16,000 परिवारों के लिए उम्मीदों का एक समंदर है। दरिया मैं नहीं कह रहा हूँ, कभी कभी छोटी मोटी नदी गर्मी में सूख भी जाती है, समंदर नहीं सूखता है। तो मेरा मानना है कि ये उम्मीदें न टूटेंगी न सूखेंगी, इसलिए मैंने समंदर शब्द का इस्तेमाल किया है। इस समय क्रेडिट का नहीं है। एक बात और बता रहा हूं, आज हमारे और हमारे एक मित्र जिसको आप
नहीं जान रहे हैं आप लोगों में से, शायद कोई भी नहीं जान रहा है। हमारे उनके बीच में बात हुई कि 24 तारीख को एक अधिवक्ता खड़ा कर दिया जाए और 30-40 लोगों की टीम है, आराम से 10-10 हज़ार रुपया लगा के खड़ा कर दिया जाए। फिर हम ही दोनों लोगों के बीच में ये बात हुई कि ना, हम ऐसा कतई करने नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहली बात तो एक पैसा लेना नहीं है किसी से। अभी तक भगवान ने बेदाग रखा है, महादेव ने बेदाग रखा है, तो बेदाग रखें। हम नहीं चाहते हैं कि हमको क्रेडिट मिले कोई। 24 तारीख को हमको पॉजिटिविटी ही दिखाई दे रही है, तो हम बिल्कुल, हम लोगों ने ही अपने आपस में खारिज कर दिया कि नहीं ले जाएंगे कतई। क्योंकि जो मेहनत कर रहे हैं क्रेडिट उनको मिले, दूल्हा वही बने, सेहरा उन्हीं को बंधे। आज की बात बता रहा हूं, करीब करीब 2 घंटे लंबी चर्चा के बाद हम लोगों ने खुद ही इस चीज को खारिज कर दिया। 2 लोग थे हम लोग, और ये कोई असंभव बात नहीं थी। अगर पिछले 15 साल से आप जान रहे हैं हमारे संघर्षों को, महादेव की कृपा को समझ पा रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये समय क्रेडिट का नहीं है, ये समय फूट का नहीं है। और हम ये स्पष्ट कर दे रहे हैं अभी से कि हम ये चाह रहे हैं कि ये शीत युद्ध जो चल रहा है, कोल्ड वार चल रहा है, अब इस पे विराम लगने का समय है। ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की एक लाइन है जो करारा प्रहार करती है हमारे आप पे, जितने लोग लड़ रहे हैं। हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी। ये लाइन है उनकी, हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी। आओ आज मिलकर विचारें ये समस्या सभी। हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी। आओ आज मिलकर विचारें ये समस्या सभी। 10 दिन बाकी है, विचार करना पड़ेगा कि हम क्या थे और क्या हो गए हैं, आगे क्या होंगे। इस पे विचार करने का वक्त आ गया है। ये लाइन जो है हमारे ऊपर करारा प्रहार कर रही है। 10 दिन महज बचे हैं। अब 10 क्या बचे हैं, 10 क्या, अब तो 8 दिन मान करके चलिए बचे। और नहीं करेंगे तो एक लाइन और है, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। ये भी याद रखिएगा, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। तो शीत युद्ध पे पूर्ण विराम लगना चाहिए। और फिर हम हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं सभी से कि वहीं लौट करके जाना चाहिए जहां आप कम से कम 24 फरवरी को खड़े थे। गूगल को लेकर के आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मैंने कहा कि दरवाजा बहुत मजबूत है, ताला बहुत मजबूत है, लेकिन उसको तोड़ने की व्यवस्था हो चुकी है, जल्दी टूट जाएगा वो। मजबूत हथौड़ा आ गया है, अच्छे गैस कटर की व्यवस्था हो गई है, लेकिन जो सन 2023 से नंबर 1 पे खड़े हैं उनको आप लास्ट से नंबर 1 पे नहीं कर सकते हैं। ये नेचुरल जस्टिस है, याद रखिएगा, आप इसको बदल नहीं पाएंगे। ये जो गूगल फार्म को लेकर के जब ऑनरेबल जस्टिस ने कह दिया कि हम इसको भी इंटरटेन नहीं करेंगे, सेकंड फेज में देखेंगे, तो कंबाइंड लिस्ट चली गई। एक तो वो गई, फिर अलग ये गई। ऐसे ही पहले आई थी सीबीए पे, एक 16,478 आई थी, फिर 14,851 आई थी, फिर 10,000 समथिंग आई थी। तो ये अब फिर वही हो गया, कंट्रोवर्सी फिर हो गई कि एक 16,478 सेपरेट गई, एक गूगल सेपरेट चली गई, और एक दोनों की कंबाइंड चली गई। भाई मैं सही हूं ये तो ठीक है, मैं ही सही हूं ये कहां ठीक है। अब ये
कोल्ड वार, शीत युद्ध या द्वंद्व युद्ध या छद्म युद्ध जो भी चल रहा है, अब इस पे एकदम पूर्ण विराम आज ही देने का समय आ गया है, आज ही दे देना चाहिए। कल से माहौल कुछ और ही होना चाहिए। 16,478 की ही बात होनी चाहिए, दूसरी कोई बात होनी नहीं चाहिए। एक दो चार बात और दो, हाँ, जैसे अब मुख्यमंत्री के यहाँ मैंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ मैंने कहा कि ठीक है आप चले गए, कोई बात नहीं है, लेकिन 2 लोग जो तय करते हैं और 10 लोग जो मिलकर के खुले दिल से, खुले दिमाग से एक साथ बैठ करके तय करते हैं, यकीन मानिए 10 विचारों से जो निष्कर्ष निकलता है वो 2 लोगों से नहीं निकल सकता है, क्योंकि जो निष्कर्ष 10 लोगों में आता है वो 10 डायमेंशन का कंक्लूजन होता है, और जो 2 डायमेंशन का कंक्लूजन होता है उससे श्रेष्ठ होता है 10 या 20 का 10-20 डायमेंशन का निष्कर्ष। अब ये यहां सब है, लेकिन कोर्ट में ये सब कैसे चलेगा? थोड़ा पीछे जाइए। जब ब्रेकअप चार्ट की बात की थी मैंने, एक मुकदमे की बात करी थी मैंने, संजय कुमार बनाम डॉक्टर प्रभात कुमार, उसमें ब्रेकअप चार्ट की बात करी थी। संजोग से एक लेटर आया, उसको 2-3 लोगों ने वायरल किया। अमित ने वो चंद्रशेखर की आईडी से गया, वो सबसे पहले अमित ने भी भेजा, सब तक पहुंच गया। अब क्या होना चाहिए था? उस लेटर को सबको अपने चैम्बर में लेके जाना चाहिए था। कोई लेके गया हुआ नहीं कि ये लेटर आया है, अगले दिन उसी लेटर से बात शुरू हुई। क्या कहानियां गढ़ रहे हैं आप लोग भाई? वो लेटर लेके तो कोई गया नहीं कि ये लेटर आया है, जबकि मैंने लाइव में कह दिया था, पहले 1 दिन पहले वाली लाइव में कहा था कि ये ब्रेकअप चार्ट है, ये मुकदमा है, और ये इत्तेफाक कि वही चीज अगले दिन लेटर में आ गई और लेटर वायरल हो गया। ये इत्तेफाक है या जो भी हो। अब वो लेटर 3 दिन पहले आपको मिल गया, परसों सुनवाई है, आज मिल गया, लेकिन कोई उसको चैम्बर में लेके नहीं गया। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कोई नहीं लेके गया कि ये लेटर आया है, और अगले सुनवाई पे उसी लेटर पे एसजी मैम ने बात करना शुरू किया। यही तैयारी है। ऐसे मुख्यमंत्री महोदय के यहां भी हुआ, ऐसे उस दिन हुआ। ये नहीं चलेगा अदालत में। कुछ चीजें होती हैं तो उनको आपको गंभीरता से लेना पड़ेगा। उसको आपने ढंग से पढ़ा होता, ढंग से समझा होता, मशविरा किया होता, प्रत्यक्ष में आप नहीं करना चाहते थे, अप्रत्यक्ष में किया होता, इससे किसी में तौहीनी थोड़ा ना आ जाती। मुद्दे की बात तो हो ही नहीं रही है, ये है। अच्छा, आके उन्होंने कह दिया कि 6170 सीट है। उसके बाद फिर ये राजेश सिंह और ये चंद्रशेखर, ये इन लोगों ने फिर एक लेटर डाला जो है कि वो विधानसभा में प्रश्नोत्तर में बताया गया, अभी रिसेंट है एकदम, कि 46,000 यानी अप्रॉक्सीमेट 47,000 पद खाली हैं। अब ये ऐसा लेटर था कि उसमें यह भी है कि हम अब फिलहाल कोई भर्ती नहीं करने जा रहे हैं। उसमें यह भी साफ लिखा है कि 46,000 समथिंग पद खाली है। अब उसके बाद इस आरटीआई की क्या जरूरत है कि कितने लोग फर्जी पकड़े गए हैं 72,000 में, जब पहले से ही लेटर वायरल है। सरकार कह रही है कि हमारे पास पद नहीं है, 170 पद हैं, और विधानसभा में जो उत्तर दिया गया है वो अकाट्य है, उसको कोई अधिकारी काट नहीं सकता है। उसको आपने अपने वकील के पास पहुंचाया कि साहब 46,000 47,000 पद ये विधानसभा प्रश्नोत्तर में हैं, ये साफ साफ जो है स्टार्ट तारांकित प्रश्न का उत्तर है। कौन लेके गया था? और लेके गया ही होता तो तुरंत काउंटर ना हो जाता कि लॉर्डशिप ये है ये सर्वोच्च जो
प्रदेश की विधायी संस्था है, उनका कहना है कि इतने पद खाली हैं, जिसको कोई काट नहीं सकता। ये लेजिस्लेचर का जवाब है, इसको कार्यपालिका भी नहीं काट सकती है। 2 उदाहरण मैंने दे दिए आपको, एक उस लेटर का, एक इस पदों के विवरण का। दोनों आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया कि हम एक दिन, और सब आपको पहले मिला है, सब आपको पहले मिला है। ये देखिएगा चंद्रशेखर की आईडी पे जाकर के कि ये लेटर कब पड़ा हुआ है और सुनवाई कब हुई है। आरटीआई आप लोग ढूंढ रहे हैं। यहां सरकार ने विधानसभा में तारांकित प्रश्न के उत्तर में बता दिया है, और आप आरटीआई ढूंढ रहे हैं कि कितने फर्जी मिले हैं। 16,478 मेरी एक हसरत है, मेरा एक हसीन सपना है, और भविष्य के लिए मेरा हमसफर है। ये लिस्ट जो है ये मेरी हमसफर है। हमसफर का मतलब ये आएंगे और विभाग में हमारे हमसफर बन जाएंगे। तो मेरी हसरत भी है, मेरे लिए मेरा हसीन सपना भी है, और मेरे लिए भविष्य का हमसफर भी है। इसलिए हमको कुछ भी सच बोलने से गुरेज नहीं है। कोर्ट ने कहा विन विन सिचुएशन है, कोर्ट ने कहा विन विन सिचुएशन है, इससे ज्यादा पॉजिटिव क्या चाहिए। कोर्ट ने कहा 360 डिग्री एग्जामिन होगा। जब कोर्ट 360 डिग्री एग्जामिन कराएगी तो कौन होता हूं मैं, कौन होते हैं आप, कौन होते हैं फलाने, कौन होते हैं ढमकाने। सबकी बात केवल द्वंद्व युद्ध, छद्म युद्ध, शीत युद्ध चाहे जो चला लीजिए, चलेगा तो वही। अच्छा, चल भी किसका रहा है? माननीय उच्चतम न्यायालय के अलावा किसका चल रहा है? आप ईमानदारी से टिप्पणी करिए। 10 दिसंबर से आज तक जितनी भी सुनवाई हुई है उसमें लिंगर ऑन और डिले छोड़ दीजिए, तो जो कुछ भी डेवलपमेंट हुआ है उसमें किसकी चली है बताइए आप, किसकी चली है? उन्होंने फिर कहा है पिछले में पैरामीटर्स फॉलो होंगे, पैरामीटर्स फॉलो होंगे, उस पर हम आप लड़के क्या पाएंगे। उन्होंने कहा कि इनका एग्जाम ले लीजिए। जब उन्होंने कहा कि ये नहीं है, बीएड है, उन्होंने कहा, कोर्ट ने कहा इनका एग्जाम ले लीजिए और पास है तो सही है, नहीं तो ओके बाय बाय। मतलब क्या रास्ता आपके लिए माननीय न्यायालय ने नहीं बनाया, क्या माननीय न्यायालय ने नहीं किया। मतलब मैं सोचता हूं कभी कभी तो मुझे लगता है कि कल्पनातीत जो होता है, ये इस 10 दिसंबर से सारी चीजें कल्पनातीत जा रही हैं, और किसकी क्या मजबूरी है, कौन किस। अच्छा एक चीज और बता दूं, हमको पैसा वैसा किसी के कमाने से कोई दिक्कत नहीं है। 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 अरब, हमको इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। जो मर्जी, जिसकी जैसी मर्जी कर लीजिए, हमसे नहीं। हम पैसे पे जा ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ टू द पॉइंट क्या करना है क्या नहीं करना है इस पे जा रहे हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात हो गई कि आप पदों का ब्यौरा सार्वजनिक है, आप आरटीआई में ढूंढ रहे हैं, कोई उसको उठा नहीं रहा है, कोई टीम नहीं उठा रही है। लेटर आया, किसी टीम ने नहीं उठाया। क्या नहीं करना है? चुप रहना है अदालत में। उन्होंने स्टॉप कर दिया है आपको। पहले में कहा 1 2 3 लोग बोलेंगे, फिर कहा कोई एक बोलेगा। 16,000 के लिए एक वॉइस में बात करिए, एक सुर में बोलिए अगर आप 16,000 का ही चाहते हैं। अगली सुनवाई में आके उन्होंने आपको स्टॉप कर दिया और सुना भी नहीं गया। बात किसकी हुई? माननीय उच्चतम न्यायालय की एसीएस से बात हुई। आपको तो कह दिया गया कि आपका जो पक्ष रखना था आपने रख लिया, 1 to 1 बात होगी। तो क्या नहीं करना है? आपको चुप रहना है। तो आप तो न तो वहां चुप हो पा रहे हैं और न बाहर आकर के दिल्ली की सीमा रेखा से बाहर, जैसे उत्तर प्रदेश की आबो हवा में घुसते ही पूरा का पूरा माहौल एकदम गड़बड़ हो जाता है। बाकी नागौरी के यहाँ चाय बैठ के सब पीते हैं दिल्ली में, एक ही रेस्टोरेंट में बैठ के खाना सब खाते हैं। अब यहाँ 16,000 लोग तनाव में चले जाते हैं
कि क्या हो रहा है, ऐसी लड़ाई से कैसे नौकरी मिलेगी। जितनी अड़चनें बताई गई सबका सलूशन उन्होंने बता दिया, कोई चीज टिक नहीं पाई। ये अड़चन है, ये अड़चन है, इसका ये सलूशन है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने बताया ये अड़चन है, इसका मैं ठीक किए देता हूं, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोऑपरेट करूंगा, कोऑर्डिनेट करिए आप सीएस से और माननीय मुख्यमंत्री से। तो ये चीजें समझने की कोशिश करिए। और एक बार मैं अपने दादी जी को एक सुल्तानपुर के सबसे बेस्ट फिजिशियन माने जाने वाले हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, दोनों को मैं साथ गया था लेकर के दिखाने। तो दादाजी जी की दवा चल रही थी, दादी जी को भी कुछ दिक्कत हुई, तो दोनों को साथ लेके गए। तो नमस्ते प्रणाम हुआ, तो दादाजी बैठे, तो दिखाए, उठे, तो फिर दादी जी बैठी, उनको देखने लगे। तो हम कहे दादाजी हैं, दादी जिसको बाबा ईया बोलते हैं आप लोग, हम लोग बाबा ईया बोलते हैं, जिसको आप लोग दादा दादी बोलते होंगे शहरों में। तो डॉक्टर साहब मुस्कुराने लगे, कहे यार तो श्रवण कुमार, हमको कहे श्रवण कुमार हो। आज क्या है, आज कुछ लोग हमको व्यंग में भीष्म पितामह कहते हैं, और कुछ लोग प्यार से भी भीष्म पितामह कहते हैं। दिक्कत क्या है? श्रवण कुमार को भी बाण लगा था और भीष्म पितामह को भी बाण लगा था। तो कुछ ऐसा भी ढूंढिए कि जिसमें हम हताहत न हो। ऐसा भी कोई एकाध उदाहरण ढूंढ लीजिए कि श्रवण कुमार से चलते चलते भीष्म पितामह तक पहुंचे, लेकिन बाण दोनों को लगा, एक तो सरसैया पर रहे। एक चीज और, भीष्म पितामह, अभी मैंने कहा था भीष्म पितामह की गलती ये थी कि जब एक स्त्री का चीरहरण हो रहा था तो सबसे ताकतवर होते हुए सभा में चुप रहे थे। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो वो सब कुछ देख दिखा करके सरसैया पे लेटे रहे। इच्छा मृत्यु का वरदान था। सूर्य उत्तरायण हुए तब उन्होंने शरीर का त्याग किया। लेकिन मैं भीष्म पितामह जैसा काम नहीं कर रहा हूं। अब भीष्म पितामह जो व्यंग से आप बोल रहे हो, तो शिखंडी कहां से लाओगे? शिखंडी भी तो लाना पड़ेगा हमको सरसैया भेजने के लिए। तो ये जो श्रवण कुमार वाली घटना है 2009 की पहले है, जब डॉक्टर साहब ने श्रवण कुमार कहा था, मुझे अचानक से हमको बात याद आ गई। एक बार श्रवण कुमार कहा तो उनको भी बाण लगा। इधर जो व्यंग में भीष्म पितामह कह रहे हैं, कुछ लोग प्यार से भी भीष्म पितामह बोल देते हैं, तो उनको भी बाण लगा। लेकिन यहाँ भीष्म पितामह से तुलना मैं अपनी करने से पहले पूछता हूं, कहां से लाओगे शिखंडी? और दूसरी चीज, भीष्म पितामह चुप थे, लेकिन मैं चुप नहीं हूं। पहले दौर में 72,825 1.0 में मुझसे गलतियां हुई। अब एक प्रकरण पहले लेता हूं, पीछे से जाता हूं, और कोई फोन करके कह दीजिएगा प्रवीण श्रीवास्तव, अगर न सुन रहे हो तो प्रवीण इसको सुने। प्रवीण श्रीवास्तव, तारीख 24 फरवरी सन 2016, जस्टिस दीपक मिश्रा की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। हम खड़े थे, हमारे ठीक बगल प्रवीण श्रीवास्तव खड़े थे। कुल याची बने थे 72,000, जिसमें से मैंने बनाए थे 2,200। बाकी 72,500, बाकी 70,000 किसने बनाए वो आप लोग सोचिए किसने बनाए। सुनवाई की बात कर रहा हूं, तारीख 24 फरवरी सन 2016, कोर्ट में मैं खड़ा हूं, जस्टिस दीपक मिश्रा सुन रहे हैं। उसके पहले भला हो एकेडमिक वालों के वकील राकेश द्विवेदी का, कितनी अच्छी बहस करी कि उनको जो है मर्सी के आधार पे एकेडमिक वालों का ऑर्डर करवा ले गए, उसमें हमारे भी बहुत से साथी हो गए। ये राकेश द्विवेदी का आर्गूमेंट था।
जो 7 दिसंबर को हुआ था, जिसमें 1100 का याची लाभ मिला था। कोई डिनाई नहीं कर सकता इस बात को जो बोल रहा हूँ। राकेश द्विवेदी की ही आर्गुमेंट पे, उनकी रिक्वेस्ट पे 1100 याचियों के लिए हाथ उठवा करके, जोड़ करके पेंसिल से जस्टिस मिश्रा ने ऑर्डर कर दिया। उसके बाद आती 24 फरवरी। 24 फरवरी को मैं खड़ा हूं, फिर 24 फरवरी को जुड़वा रहे हैं दीपक मिश्रा जी, जोड़े पेंसिल से 7-8 हजार हुए। मेरे ठीक बगल प्रवीण मिश्रा खड़े हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रवीण मिश्रा सच बोलेंगे। और सारी माफ करिएगा, प्रवीण मिश्रा हमारे एक मित्र हैं जो इस समय एक विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। प्रवीण श्रीवास्तव की बात कर रहा हूं मैं, आजमगढ़, हमारे बगल खड़े थे। जस्टिस मिश्रा ने जोड़ा 7-8 हजार, फिर उन्होंने ऑर्डर लिखवा दिया अपॉइंटमेंट का। उतने में एक सज्जन विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि मोर देन 3 लाख पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर इज वैकेंट टुडे इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, तो संपूर्ण समायोजन होना चाहिए। तब तक एक आई हाथ उठाया गया, तो ये 7-8 हजार जोड़े, ऑर्डर लिखवा दिए। 4-5 पेज का ऑर्डर था वो, अब वो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट का ऑर्डर था। मेरे बगल प्रवीण श्रीवास्तव खड़े थे। फिर ये माननीय विद्वान सज्जन अधिवक्ता, जिसको मैं कहूं लर्न एंड जेंटलमैन काउंसिल, इन्होंने कहा कि मोर देन 3 लाख पोस्ट आर वैकेंट ऑफ असिस्टेंट टीचर इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, संपूर्ण समायोजन होना चाहिए। तब तक 2-3 ठुआइये उठी, कोर्ट मास्टर ने उठाया, एक में 12 हजार, एक में 8 हजार, एक में कुछ हजार। जस्टिस मिश्रा ने कलम रख दिया। जो 5 पेज का ऑर्डर लिखवाए थे उसको क्रॉस करवा दिया, क्रॉस अपॉइंटमेंट का ऑर्डर था। फिर दूसरा ऑर्डर लिखा गया। प्रवीण भागते हुए, प्रवीण श्रीवास्तव आजमगढ़ भागते हुए अपना वो आईए नंबर लेने गए थे। लिखा अपॉइंटमेंट का ऑर्डर कटा है। क्यों? क्योंकि कभी कभी मैंने कहा कि क्या बोलना है इससे ज्यादा जरूरी क्या नहीं बोलना है, ये जानना जरूरी होता है। अगर उस दिन न बोला होता किसी ने, तो फिर 7-8 हजार का अपॉइंटमेंट ऑर्डर लिख करके कटवाया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रवीण मेरे बगल से भागते हुए आइए नंबर लेने गए थे, लेकिन जब तक आए तब तक सारा खेल खत्म हो चुका था। ऑर्डर उन्होंने कहा हटाओ, इसको रिमूव करो ऑर्डर। जस्टिस मिश्रा ने दूसरा ऑर्डर लिखवाए। 24 मतलब 100% सत्य घटना है। इसका मैंने जिक्र क्यों किया? हमने उस गलती से सीख ली, उस 24 फरवरी 2016 से सीख ली कि नंबर जितना बढ़ेगा अपॉइंटमेंट के लिए स्ट्रगल उतना बढ़ेगा। पूरे मेले में मैं घूमता रहा, ना मैंने 1 रुपए का कोई माल बेचा, ना 1 रुपए का खरीदा। पूरे मेले में मैं घूमा हूं। कोई 10,000 के स्टाम्प पेपर पे ले रहा है कि अगर मेरी नौकरी नहीं मिली तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं 10,000 दे रहा हूं, बिना शर्त दे रहा हूं, नहीं मिली तो मैं कोई दावा क्लेम नहीं कर रहा हूं। शपथ पत्र बनवाया गया है। उस शपथ पत्र का फॉर्मेट मेरे फेसबुक पे पड़ा है। तो क्या आप 24 फरवरी से नहीं सीख पाए? मैंने तो सीखा, मुझसे गलती हुई थी। मुझको 200 लोगों को बनाना था, 2000 मैंने ज्यादा बना दिए। जो एक्चुअल जो है, जो बहुत शिद्दत के साथ थे, उन्हीं को 200 को बनाना था। और यही 200 सब लोग बनाए होते तो वो जो 8,000 की संख्या थी अब तक नौकरी कर रही होती, जिस 8-10 हजार के लिए जद्दोजहद 16,000 के लिए चल रही है। बात कुछ और होती। प्रवीण श्रीवास्तव सीख नहीं ले पाए उस घटना से। और वही व्यक्ति जो इसमें मास्टरमाइंड था, जिसने अनिल बी दीवान को करने के लिए 1 रुपया नहीं दिया, जबकि 3.5 से 4 लाख रुपया मैं खुद देने के। मुझे तो एक बात और पता चली, मैं तो हतप्रभ हूं और मैं उसको कहे बिना नहीं मान। खैर जो अच्छा जाने दीजिए। मैं बात कर रहा हूं इन लोगों की बात करूं जो लीड कर रहे हैं। ये लोग सीख नहीं ले पाए 10 साल में। जितनी संख्या बढ़ेगी उतना स्ट्रगल बढ़ जाएगा। गूगल फार्म का लफड़ा ला दिए इसमें। अरे यार, कम से कम गूगल फार्म के लिए बोले होते आप। चलिए 16 दिसंबर के बाद आप नहीं बोले, ठीक है, पूरा प्रदेश इकट्ठा हुआ 16,478 पे। और ये भगवान की कृपा
कि जज साहब ने कहा ठीक है आपके पास 6000 पद है, 10,000 की और व्यवस्था करके आइए, आप पद लेके आइए। तो फिर हम क्यों उस बात के खिलाफ जाएं 16,000 के, जब माननीय न्यायमूर्ति महोदय ने कह दिया कि 6,000 पद आपके पास हैं, 10,000 पद और लेके आइए, तो हम उसके खिलाफ कैसे बोलें? तब तो 16,000 प्लस को तो हम एक सिरे से एकजुट होकर के हमको मानना चाहिए। जब वो कह रहे हैं कि 10,000 सीटें और लेके आइए, सॉल्यूशन लेके आइए, प्रॉब्लम लेके मत आइए, जहां आपको प्रॉब्लम आएगी हमको बताइए, हम उसको अपने ऑर्डर से सही कर देंगे। लेकिन उसके बाद जो गूगल फार्म आया उस पर क्यों किसी का क्लियर स्टैंड नहीं आया? और फिर गूगल फार्म की मर्ज लिस्ट गई, मुझे शंका थी कि जाएगी और गई। तो क्या आप 24 फरवरी में हमारे बगल खड़े थे, मिली नौकरी चली गई, तब भी आप सीख नहीं ले पाए, और आज भी वे लोग जो है ड्राइविंग सीट पे बैठ करके खेल रहे हैं 16,478 परिवारों के साथ। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से उनको सीन से बाहर कर दिया गया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से कुचक्र रच रहे हैं। एक प्रश्न और कई लोगों का था, जिसे बहुत से लोगों ने व्यक्तिगत हमको मैसेज किया और पूछा। आप जानते ही हैं कि कोई भी किसी भी टीम का हो, इन मैसेंजर में मैसेज आए तमाम कि जो है हमने किसी को जवाब नहीं दिया। मैं सोचता हूं कि यहीं उसका जवाब दे दूं। वो प्रश्न ये है, आइए 36 को लेकर के है। मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं यहाँ पे, थोड़ा सा माफ करिएगा, मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं। सिविल अपील 4347 4347 4375 2014 ये लीडिंग सिविल अपील थी। इसके बाद एक रिट पिटीशन हुई 167, उसमें पहला ऑर्डर ये हुआ कि ये 167 जो है 4347 के साथ टैग कर दी जाए। फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये आईए नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूं कि ऑफिस रिपोर्ट में आईए 36 साफ है। ये मैंने सर्च किया है, खुद जो है सर्च करके देखा है। ऑर्डर भी है टैग करने का, 167 4347 में टैग है और उसमें आईए 36 पड़ी है। और 25 जुलाई 2017 के पहले जो भी लोग थे, जो जैसा कि कोर्ट का कहना है कि 25 जुलाई 17 के पहले जो 4347 में थे, तो 167 भी 4347 के साथ 25 जुलाई 17 के पहले टैग थी। और आईए 36 भी उसमें पड़ी हुई है, तो वो भी एक प्रकार से टैग हुई। तो इसको लेकर के कोई संदेह की स्थिति, जो बहुत से लोग परेशान हैं, मैसेंजर में मैसेज किए हैं, तो ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि 167 4347 से टैग है और उसमें आईए 36 पड़ी है, तो वो भी टैग है। इसको लेकर के जो भ्रम है, ये ऑफिस रिपोर्ट मैंने खुद देखी है और मैंने वो ऑर्डर खुद पढ़ा है। मैंने उसको सर्च किया परसों बाकायदा। तो वो मैसेंजर पे तमाम लोग, व्हाट्सएप पे तमाम लोग मैसेंजर पे फ़ोन कर रहे थे जो है। तो यहाँ पे मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं एकदम कि वहाँ पे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो तरीके के तमाम तरीके के भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, दरअसल ये सब कुछ हमारे आपके भाषणों पे डिपेंड नहीं करता है। एक बात मैं अब उल्लेख करूं, 1.5 घंटा लाइव चल गई है, समेटता हूं कागज पत्तर, फिर आऊँगा जैसे ज़रूरत होगी। तो और एक बात आप जान लीजिए कि जब चारों तरफ से ये हो जाता है कि लाइव आइए 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 आइए, तभी मैं लाइव आता हूँ, और हर क्षण हर पल लाइव करने की स्थिति नहीं होती है। तो मैं कह रहा था कि 4347 से कनेक्टिविटी का सवाल, आनंद यादव जो शिक्षा मित्र केस था, वो भी तो 4347 के ही था, साथ कनेक्ट था। 25 जुलाई को वो अलग हुआ है। 25 जुलाई को
सेपरेट पार्ट ऑफ जजमेंट हुए हैं। तो एक में 72,000 निपटाया गया है और एक में आनंद यादव शिक्षा मित्र निपटाया गया है। उसके पहले तो जितने भी मैटर थे, चाहे एकेडमिक के थे, चाहे जूनियर के थे, चाहे शिक्षा मित्र थे, सारे के सारे 43-47 के साथ ही कनेक्ट थे, उसमें कोई डाउट तो है नहीं। तो यहाँ पर ये डाउट ख़त्म होता है जो लोगों को लेकर के था कि 36 को लेकर के। हाँ, एक चीज़ और कहना ज़रूरी है कि कोर्ट ने अभी लास्ट वाली हियरिंग में कोर्ट ने कहा व्हाट इज एग्जैक्ट डाटा, व्हाट इज एग्जैक्ट डाटा 3 बार पूछा। ये 25 वाली डेट में एग्जैक्ट डाटा नहीं बताया गया। ठीक है, अब विचार आप करिए कि 10 दिसंबर से 25 फरवरी तक एग्जैक्ट डाटा कोर्ट के सामने नहीं गया, शायद मेरा ही दोष हो। कभी कभी जो है मन व्यथित होता है। ये जो है मतलब जीवन का सबसे ये भर्ती 72,825, 16,478 ये कोई संख्या होगी आपके लिए? मेरे लिए कोई संख्या नहीं है। साल 2011 से साल 2026 तक मैं इसी के बीच में जी रहा हूँ। ये सबसे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जवानी, उसमें से 15 साल मेरा इस पे खर्च गया है कुल जमा। कहानियाँ बहुत लंबी है, बहुत लंबी सुना सकता हूँ। हो सकता है भी कहानियाँ शुरू करूँ तो रात बीत सकती है। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि आप हटेंगे नहीं, इंटरेस्टेड इतनी हैं। कुछ लोग जानते हैं, जो टीम लीडर्स हैं वो तो जानते हैं, लेकिन आम हमारा जो आम भविष्य का शिक्षक है वो नहीं जानता है। उसको तो इंटरेस्ट होगा ही, वो हमारा आम साथी जो है वो सुनेगा, वो सुनेंगे वो लोग। तो मैं कहानियों पे ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। उन कहानियों का जिक्र मैंने ज़रूर कर दिया जिन कहानियों की प्रासंगिकता थी, उनका मैंने जिक्र कर दिया। और डेट वाइज मुझे कुछ भूला नहीं है, याद सब है, डेट वाइज याद है अब भी कि किस डेट को कब कहाँ क्या आर्गूमेंट हुआ था, कौन सी घटना घटी थी, वो हमको भूला नहीं है। समय समय की बात होती है। एक्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया श्रीमान मुकुल रोहतगी कभी इसी सिविल अपील के अपोजिट खड़े होकर बहस कर रहे थे, और आज इसी सिविल अपील के कंटेम्प्ट में जो है उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई रेस्पोंडेंट की तरफ से, जिसके कारण सबको मौका मिला। समय समय की बात होती है, तो समय को पहचानना और समय के हिसाब से रणनीति बनाना, ये महत्वपूर्ण बात होती है। सत्येंद्र जी के लिए मैंने अपील की थी। मैंने बहुत न्यूनतम राशि 500 रुपये डाल करके अपील की थी कि आप लोग सहयोग कीजिए, और लोगों ने सहयोग किया। सुनील जी घर भी गए थे उनके, मनोज मौर्य ने भी सहयोग किया। और आज हमको जान करके थोड़ा हमारे हृदय को शांति मिली कि बूंद बूंद करके घड़ा भरा, और 5 लाख रुपए से ज़्यादा का सहयोग उनको हो गया। इसके लिए सभी लोग, आप सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं। मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। उस परिवार के लिए 5 लाख की राशि कोई राशि नहीं है। वो जो है सत्येंद्र के बेटे और उनकी पत्नी के लिए जो है लोगों ने जो किया, वो उस परिवार के लिए इतना बड़ा संबल है। हालांकि वो क्षतिपूर्ति तो होगी नहीं, लेकिन कम से कम उस परिवार को एक संबल मिल गया। तत्कालीन अंधेरे में एक रोशनी जरूर है, वो क्षतिपूर्ति तो कभी नहीं होगी। जो घना अंधेरा था, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था, कुछ नहीं सूझ रहा होगा, 1-2 कदम आगे बढ़ करके चलने के लिए, 10 कदम आगे बढ़ने के लिए आप लोगों ने ये जो छोटा छोटा सा आम अभ्यर्थियों से लेकर के जो लोग उनके यहाँ गए और वहाँ जा करके सब कुछ समझा बूझा, लोगों को अवगत कराया, 5 लाख की राशि गई। इसके लिए मैं आभारी हूँ आप सबका। आप सभी ने हमारी अपील को ध्यान में रखते हुए जो सहयोग किया, मैं
हृदय की अतल गहराइयों से आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। साथ साथ ये भी निवेदन करता हूं कि अभी भी जो लोग न सहयोग किए हों वो लोग सहयोग कर दें। जो है चाहे 85 रुपये का 100 ही रुपये का सहयोग कर दें, कोई बड़ी बात नहीं है। ज़मीनी स्तर पे बात करूं तो जो लोग रजनीगंधा खाते हैं वो 50 रुपये का तो रजनीगंधा दिन भर में खा ही जाते हैं। तो एक छोटी सी सहयोग राशि, ये कहते हैं कि मैंने पहले दिन ही कहा था कि जैसे एक यज्ञ हो रहा हो तो उसमें अपनी आहुति डालना। जो न कर पाए हों, अभी भी सब कुछ सोशल मीडिया पे है। साथ साथ एक चीज़ और, एक अपनी ही संघर्ष की साथी है रेनू रानी, आज मैं देख रहा था, तमाम लोगों ने उनके लिए भी अपील की है और वो भी बहुत विषम परिस्थिति से गुजर रही हैं। मैं अपना सहयोग उनको भी करूंगा जो मुझसे हो सकेगा, जितनी मेरी सामर्थ्य है। और आप लोगों से भी अपील कर रहा हूं कि जो लोग सत्येंद्र जी को सहयोग नहीं कर पाए हैं वो भी कर दें। और रेनू रानी जी का जो प्रकरण है उसको आप लोग भली भांति देख लें, उनको भी मदद की बेहद ज़रूरत है। आपका छोटा सा सहयोग सत्येंद्र की तरह उनको भी जो है बहुत बड़ा संबल प्रदान करेगा। और अंत में अब चलते हैं उपसंहार की ओर चलते हैं। कुल मिला करके मैंने इस संघर्ष को जिया है और कहते हैं ना कि डूब करके या नशे में हो करके जैसे जिया जाता है, तो उस तरीके से जुनून में जिया है। और अब ये है, जितनी टीम है, जितने टीम के लीडर हैं, सब लोग ख़त्म कर दीजिए सारी बातों को। मान लीजिए कि वो जितनी चीज़ें हैं अब तक सब कुछ आपके फेवर में हैं। क्या करना है क्या नहीं करना है, इनके चीज़ स्पष्ट विभाजक रेखा बना लीजिए। मत करिए किसी के साथ मतभेद, मत करिए किसी के साथ मतभेद। वहीं मीडिया लान में सब एक साथ जाएंगे, फिर एक साथ बैठेंगे और बहुत ज़्यादा होगा तो ये जो होगा, कुछ एक लोगों के बीच बहुत हो सकता है तो बातचीत ना हो, बस यही इतना हो सकता है। तो मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन भी है और मेरी सलाह भी है, और मेरा, जब आप कहते हैं भीषम पितामह, मेरा निर्देश भी है। हालांकि मैं निर्देश नहीं दे रहा हूँ, ये निर्देश आप लोग जबरदस्ती बनवाते हैं मुझसे। और श्रवण कुमार और भीष्म पितामह के अलावा एक और कुछ नाम खोज लीजिए जिसमें बाण न लगा हो, तो हमको भी थोड़ा तसल्ली मिलेगी। तो मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मेरे इस 1.5 घंटे पौने 2 घंटे की लाइव के बाद आप सभी लोग पूर्णतया जो ये शीत युद्ध, छद्म युद्ध, द्वंद्व युद्ध, जो भी कह लीजिए, प्रॉक्सी वार, कोल्ड वार, जितने प्रकार का ये सोशल मीडिया से लेके आंतरिक रूप पे चल रहा है, अपनी भाषा को, अपनी शैली को, अपनी मर्यादा को, अपनी गरिमा को एक शिक्षक के अनुरूप बनाएंगे। किसी के निजी जीवन या किसी के परिवार, बहू बेटी पर इस तरीके की अनाप शनाप टिप्पणी अगर कोई करता है तो हम सब का, किसी एक का नहीं, हम सब का सामूहिक दायित्व है कि उसके खिलाफ जो है एकदम सीधे खड़े हो जाएं और एकजुट हों, एकता बनाएं, एक साथ बैठें, 24 के लिए एक रणनीति तैयार करें। और आप लोग चाहेंगे तो ये जैसे 24 फरवरी में स्थिति थी, ऐसे ही 22-23 मार्च में स्थिति बन जाएगी। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि कल से सोशल मीडिया पर किसी भी टीम, मेरा आग्रह, मेरा निवेदन सारी टीमें स्वीकार करेंगी और कल से सोशल मीडिया पर या ये जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रिलीजिंग की कहानी चल रही है, इन सब पे पूर्ण विराम लगेगा। और यदि आप 16,478 के, अब 16,478 में क्यों बोल रहा हूँ, बार बार जज साहब बोल रहे हैं 16,000 परिवार, 16,000 फैमिली का भला चाह रहे हैं तो एक सुर में बोलिए। 6,000 पद हैं, 10,000 की आप व्यवस्था करके आइए। तो हम कैसे कोर्ट के बियॉन्ड जा करके अपना ओपिनियन रखें? कोई मतलब नहीं बनता है रखने का, जब कोर्ट ही, माननीय उच्चतम न्यायालय ही ये
कंक्लूजन दे रहे हैं अपना न्यायाधीश द्वय, ये तो 6 पद हैं, 10,000 की व्यवस्था करके सलूशन लेके आइए, प्रॉब्लम लेके मत आइए, और बाकी जो दिक्कतें हैं उनको हम दूर कर देंगे। तो हम 16,000 से नीचे की बात क्यों करें? तो हाथ जोड़ रहा हूं, सलाह दे रहा हूं, सुझाव भी दे रहा हूं, आग्रह भी कर रहा हूं, आशा भी कर रहा हूं, आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास कर रहा हूं कि मेरी इस लाइव के बाद ये इस तरीके का ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करना, जारी करना, गाली गलौज करना सोशल मीडिया पे, जितने प्रकार के युद्ध हैं, आज के बाद आप इनको पूर्ण विराम देंगे। कल का सवेरा एक नई उम्मीदों के साथ होगा, और ये 24 मार्च को आपको जो है विद्यालय के नज़दीक पहुंचाने का काम करेगा। इसी के साथ फिर से एक बार गुजारिश कर रहा हूं कि मन के मैल हटाइए, एक दूसरे के करीब आइए, 24 के लिए रणनीति बनाइए और विद्यालय की तरफ आगे बढ़ जाइए। अब क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बीच स्पष्ट विभाजक रेखा बनाइए। वो लेटर, वो पदों की संख्या, इन जैसी छोटी छोटी बातों को, बड़ी बड़ी बातों को यूं ही नजरअंदाज मत कीजिए। आपके हर वक्त अधिवक्ता के पास इन चीजों का जवाब होता तो बात 1 मिनट में उसी दिन कुछ और हो जाती। अगर ये गया होता लेटर कि मेरे पास पद नहीं है, आपने दिया होता इतने पद हैं, कहां से आया है, तारांकित प्रश्न का उत्तर आया है, इससे बड़ा कुछ है नहीं। ये लेजिस्लेचर ने डिक्लेयर किया है। तो ये सब गलतियां हो रही हैं। ये सब गलतियां इसलिए हो रही हैं कि जहां हमको फोकस करना चाहिए, जहां हमको एनर्जी लगानी चाहिए, वहां हम लगा नहीं रहे हैं, और जहां नहीं लगानी चाहिए वहां सारी एनर्जी वेस्ट किए जा रहे हैं। 14 तक तो मैं सोशल मीडिया पे था ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट से मैं जीत गया। अगर सोशल मीडिया से मुकदमे जीते जाते हैं तो फिर बात ही कुछ और होती। और दुर्भाग्य से मैं देख रहा हूं कि सारा सोशल मीडिया पे बहस हो रही है, सोशल मीडिया फैसला हो जा रहा है। तो तय करिए, और कल से जो सूरज की पहली किरण, नई किरण आए, उसके साथ जो है नई दिशा की तरफ बढ़िए आप लोग। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मुझे आशा नहीं है, पूर्ण विश्वास है कि जिस संघर्ष को मैंने 15 साल डूब करके जिया है, उसको अंतिम अंत तक पहुंचाने का दारोमदार आप सभी के कंधों पर है। और मैं दिल से विश्वास कर रहा हूं कि जितने टीम लीडर हैं सब मिल करके मेरी इस लड़ाई को अंतिम मुकाम जो मैंने शुरू की थी उसको अंतिम मंजिल पे, अंतिम मुकाम पे आप सब लोग एक साथ मिल करके पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। ये आशा नहीं, मेरा विश्वास है। मैं आप पे विश्वास कर रहा हूं और उम्मीद है कि आप मेरे विश्वास को तोड़ेंगे नहीं, सब मिल करके मेरे विश्वास पे खरा उतरेंगे। बोलने में कुछ ऐसे मुद्दे आए जहां भावावेश में, क्रोध में अभिव्यक्ति हुई, और होना स्वाभाविक है जिस तरीके की घटनाएं घट रही हैं। अंतिम प्रार्थना यही है कि जिस लड़ाई की शुरुआत हुई हमारे द्वारा, उस लड़ाई को आप लोग अंतिम परिणाम तक पहुंचाइए। 16,478 के लिए विद्यालय का दरवाजा खुले, सब लोग पहुंचे, हमारी हसरत पूरी हो, हमारे हसीन सपने पूरी हों, आप हमारे हम सफर बने विभाग में। इसी शुभकामना के साथ आज के लाइव को मैं समापन की तरफ ले चलता हूं। जय हिंद, जय भारत। सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत।